चलिए, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, पूरा पीपी का एक कंसेप्चुअल पूरा का पूरा रिवीजन लेने वाले हैं इन रिलेशन टू AS10। ये काफी बड़ा एएस है और इसमें काफी ज्यादा चीजें रहती हैं, तो अपने को इसको फटाफट से क्विकली रिकैप करना है। ओके ओके, चलिए नाउ एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करता हूं मैं। तो एप्लीकेबिलिटी क्या है सर? सबसे पहली चीज हमने इसमें पढ़ी थी एप्लीकेबिलिटी। तो इट अप्लाइज टू ऑल द पीपी एक्सेप्ट अगर कोई बायोलॉजिकल एसेट है। लेकिन बायोलॉजिकल एसेट में भी अगर कोई बियरर प्लांट है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, तो बियरर प्लांट के अलावा जितने भी बायोलॉजिकल एसेट हैं उन पर ये AS10 एप्लीकेबल नहीं होगा। सर कोई वेस्टिंग एसेट है उस पर भी एएस एप्लीकेबल नहीं होगा, या कोई ऐसा एसेट जो कि कवर्ड बाय अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो उस पर भी एएस नहीं कवर होगा। सर दूसरी बात आ जाती है यहाँ पे डेफिनेशन की। तो सर डेफिनेशन की बात करूं तो पीपी क्या होता है? टेंजिबल आइटम होता है जो कि हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, या फिर उसको रेंटल टू अदर्स, या फिर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। ये तीन बेसिक चीजें इस डेफिनेशन में है। पहला क्या है? टेंजिबल आइटम। दूसरा, हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सप्लाई, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस, और रेंटल टू अदर्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। इज दैट क्लियर? एंड आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। मोर देन वन पीरियड, एक अकाउंटिंग रिपोर्टिंग पीरियड से ज्यादा यूज हो। सर इसमें कुछ फीचर्स हैं, तो अपन ने फीचर्स को पकड़ के हाईलाइट किया था कि सर टेंजिबल का मतलब क्या हुआ? इट शुड हैव अ फिजिकल सब्सटेंस। हेल्ड फॉर जनरेटिंग रेंटल इनकम, मतलब जो कि जिससे हमारी मेन सोर्स ऑफ इनकम। हेल्ड फॉर जनरेटिंग रेंटल इनकम मतलब जो कि हमारी क्या है, असेट से ऑपरेटिंग इनकम आ रही है। ऑपरेटिंग इनकम का मतलब मेन सोर्स ऑफ इनकम। ओके, पीपीई का थोड़ा सा मैंने इंक्लूड किया था यहाँ पे। बियरर प्लांट, बियरर प्लांट एक तरह से बायोलॉजिकल असेट ही है, लेकिन सारे के सारे बायोलॉजिकल असेट पर AS10 लगता है क्या? आंसर इज नो, इट डिपेंड्स। डिपेंड्स किस बात पे? अगर बियरर प्लांट है तो उस पर AS10 लगेगा, अदर देन बियरर प्लांट नहीं लगेगा AS10। ओके सर, स्पेयर पार्ट्स की अगर मैं बात करूं तो ICAI ने इस पे क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है कि अगर स्पेयर पार्ट की यूजफुल लाइफ क्या है, मोर देन 12 मंथ्स, तो इट इज कॉल्ड एज पीपी, अदरवाइज इट विल बी हेल्ड एज इन्वेंट्री। इज दैट क्लियर? तुमको समझा कि नहीं? ओके, तो अब हम आ रहे हैं किस पर? बियरर प्लांट पे। सर व्हाट इज दिस बियरर प्लांट? तो बियरर प्लांट मतलब ऐसा प्लांट जिसका प्रोड्यूस, मतलब ऐसे प्लांट जिससे कुछ प्रोडक्शन हुआ, हार्वेस्ट हुआ और उसके बाद उसको सोल्ड किया गया। जैसे कि मैंगो ट्री, मैंगो ट्री पर मैंने कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी करी। अब एग्रीकल्चर एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? उस पे हार्वेस्टिंग करा, उस पे खेती बाड़ी करी, उसको टाइम टू टाइम पानी दिया, उसको सब कुछ किया। और मुझे एक बात बताओ, जैसे ही मैंने उसको सेल किया, तो कहना इसे उसका जो प्रोडक्ट है उसको सेल कर रहा हूं ना मैं? क्या मैं ट्री को सेल कर रहा हूं? नो, मैं उसके आउटपुट को सेल कर रहा हूं। तो कहना इसे दिस इज नथिंग बट व्हाट? बियरर प्लांट। बियरर प्लांट मतलब कौन हो जाएगा बियरर प्लांट? मैंगो ट्री। और मैंगो ट्री को हम AS10 के हिसाब से पीपी ही ट्रीट करेंगे। मतलब हमारा मेन काम क्या है? मैंगो ट्री बेचना नहीं है, मैंगो ट्री से जो आउटपुट आ रहा है बाय वे ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी, उसको सेल करना है। ओके, तो मैंगो ट्री हमारे लिए क्या हो जाएगी? पीपीई हो जाएगी एज पर अकाउंटिंग 10। इज दैट क्लियर? मुझे बताओ, बियरर प्लांट में कोई दिक्कत? इसके लिए मैंने एक चार्ट भी बनवाया था कि सर बायोलॉजिकल असेट्स होते हैं, हाँ उसमें प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं। एनिमल मतलब लाइफ स्टॉक जिसको बोला जाता है। उस पर कौन सा इंडेस है? बोले इंडेस 41 है या फिर गाइडेंस नोट। ठीक है सर। अगर मैं बात करूं प्लांट्स, तो प्लांट भी दो तरीके के, बियरर प्लांट या अदर प्लांट। सर बियरर प्लांट है तो उस पर इंडेस 16 है या फिर AS10 है जो आप पढ़ रहे हो। हमारा पढ़ने वाला टॉपिक क्या है? AS10। लेकिन अदर देन बियरर प्लांट अगर कोई प्लांट है तो उसमें इंडेस 41 या का कोई गाइडेंस नोट लगेगा। यहां तक सारी बातें क्लियर? डन डनाडन डन, सारी चीजें रिकॉल हुई कि नहीं? हाँ, इन सब चीजों पे ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं। MCQ आ सकते हैं कि भैया बियरर प्लांट है उस पे AS10 लगेगा कि नहीं? आप बोल देना लगेगा। सर वो बोले बायोलॉजिकल एसिड है, बायोलॉजिकल एसिड पे नहीं लगेगा एक्सेप्ट बियरर प्लांट। डन डनाडन डन। ठीक है कुशल? ओके। और सर स्पेयर पार्ट, हाँ स्पेयर पार्ट में क्या था? स्पेयर पार्ट क्या होते हैं? छोटे मोटे टूल्स। यस नो? अगर उनकी यूजफुल लाइफ क्या है? कम है, किससे? 12 महीने से कम है या 12 महीने है, तो उसको अपन AS10 में नहीं लेते, अदरवाइज उसको AS10 में ले लेते। बस इतनी सी बात है।
ओके, इससे ज्यादा इस पे कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ईशा, इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते सर। कंसेप्ट नंबर 3, हाउ टू रिकॉग्नाइज द पीपीई। कब हम पीपीई को पीपीई मान लेंगे? बोले सुनो, पीपीई की कॉस्ट मीजर्ड, कॉस्ट कैन बी मीजर्ड रिलायबली, कॉस्ट मीजरेबल हो और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एंटिटी की तरफ फ्लो हो रहे हो। ओके, दो चीजें याद रखना, कॉस्ट मीजरेबल हो और एफईपी रिलायबली फ्लो हो रहे हो एंटिटी की तरफ। डन। अब आ जाते हैं सर, हमने यहां तक पढ़ लिया कि व्हाट इज पीपी, हमने ये देख लिया AS10 किस पे एप्लीकेबल होता है, हमने ये भी देख लिया कि रिकॉग्निशन प्रिंसिपल क्या होता है। अब ये बता दो कैसे रिकॉग्नाइज करना है असेट को। तो असेट को रिकॉग्नाइज करने के लिए सबसे पहली पहली बार असेट को रिकॉग्नाइज करना है तो उसको हम बोलेंगे इनिशियल रिकॉग्निशन एंड मीजरमेंट। तो मीजरमेंट के लिए मुझे आपको क्या बताना पड़ेगा? कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ द पीपीई। कॉस्ट ऑफ द पीपीई हमें कैलकुलेट करना है, तो वो हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 1 में, दैट इज पार्ट ए। और फिर उसके बाद उसका अमाउंट जैसे ही मीजरेबल हुआ, मतलब कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट समझ ली, तो फिर हम जाएंगे उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे रिकॉग्नाइज करना है, तो वो हमारा हो जाएगा पार्ट नंबर बी। यहां तक किसी को कोई डाउट? पक्का? फटाफट से हमने क्विकली रिकैप किया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं सर। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट की कैलकुलेशन करनी है सर। कॉस्ट की कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए 3 पार्ट्स है। पीपी की कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो 3 पार्ट्स है। क्या क्या है सर? परचेज कॉस्ट, दूसरी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, और प्रेजेंट वैल्यू और डीकमीशनिंग एंड साइट रिस्टोरेशन, शॉर्ट में बोलेंगे DSR। ओके, नाउ सर सबसे पहले अपन समझते हैं परचेज कॉस्ट। व्हाट इज परचेज कॉस्ट? सर जितने पे हमने परचेज किया वो प्लस कर देंगे नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज। सर व्हाट इज दिस नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज? ऐसी टैक्सेस जिन पर हमने टैक्स तो पे कर, मतलब ऐसी चीजें जिन पे हमने टैक्स तो पे कर दिया, तो उस पर क्रेडिट नहीं मिल रही हमें। अगर हमें क्रेडिट मिल रही है तो हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, अदरवाइज हम ऐड कर देंगे। ओके, और याद रखना दोस्तों, ट्रेड डिस्काउंट इट इज द कस्टमरी डिस्काउंट, तो इट विल ऑलवेज बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द परचेज प्राइस। तो ये आ जाएगा हमारा कॉस्ट। याद रखना, ये देखो, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, जीएसटी ऑन कंपोजिशन स्कीम, व्हीकल्स एक्सेट्रा। डिस्काउंट में ट्रेड डिस्काउंट ऑलवेज लेस फ्रॉम कॉस्ट, कैश डिस्काउंट है और अगर नेचर इंटरेस्ट में है तो फिर लेस हो जाएगा कॉस्ट से, अदरवाइज चार्ज कर देंगे हम उसको पीओरएल पे। अदर डिस्काउंट है तो सब्सिक्वेंट डिस्काउंट इफ बिकॉज ऑफ द प्राइस नेगोशिएशन। प्राइस नेगोशिएशन के दौरान, मतलब आपने मान लो असेट को खरीदा है क्या पे? क्रेडिट पे। अब आपको 2 महीने बाद पे करना है, कितना पे करना था? 40 लाख पे करना था असेट के लिए। ठीक है, आप पे करने गए, आपने प्राइस निगोशिएट करी, उसने बोला चल ठीक है एक काम कर 36 लाख में पेमेंट डन कर, तो कहना इसे 4 लाख का एडिशनल डिस्काउंट मिला, ये भी कॉस्ट से लेस हो जाएगा, ये भी कॉस्ट से लेस हो जाएगा। मुझे बताओ परचेज प्राइस में साथ में हम क्या जोड़ रहे हैं? नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज लेस ट्रेड डिस्काउंट, दैट्स इट। ये हमारी आ गई क्या? परचेज कॉस्ट। आ जाते हैं हम किस पे? directly attributable cost. Sir, what is this directly attributable cost? This is nothing but any expenses which is incurred for making the asset RTU, asset in RTU condition. What is this RTU? Ready to use करने में, मतलब asset को, PPE को ready to use करने में जितने खर्चे लग गए इंक्लूड कर दो उसकी कॉस्ट में। ओके, मतलब सबसे पहले मैंने कॉस्ट, परचेज कॉस्ट कैलकुलेट करी, उसके बाद मैं वो सारी कॉस्ट ऐड कर दूंगा जो असेट को रेडी टू यूज कंडीशन में लाने के लिए लग गई। तो इसमें कुछ बातें दी हुई हैं विच कौन कौन सी कॉस्ट या एक्सपेंडिचर हम ऐड कर सकते हैं और कौन कौन से लेस कर सकते हैं। फटाफट से हम क्विकली रिकैप करेंगे इनको। मुझे बताओ दोस्तों, इसको अपन एक और नाम बोलते हैं DAC। व्हाट इज दिस DAC? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। इज दैट क्लियर टू यू गाइस? ओके सर, हमने गए कौन कौन सी कॉस्ट को हम इंक्लूड करेंगे, तो फटाफट से देखो सर। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, ठीक है, साइट बनानी है जहां पे असेट इंस्टॉल होगा। ओके सर, प्रोफेशनल हायर किया था आफ्टर असेट इज परचेज, पर प्रोफेशनल को हायर क्यों किया? ताकि असेट की इंस्टॉलेशन से रेडी टू यूज तक के लिए वो गाइड कर पाए, मतलब असेट परचेज होने के बाद हमने प्रोफेशनल हायर किया। यस और नो? क्यों? ताकि हमें असेट कैसे यूज करना है वो सिखा सके वो। ओके, तो ये भी ऐड हो जाएगा। यस और नो? सर कोई ट्रांजिट इंश्योरेंस है उसको भी ऐड कर दो। सर कोई कॉस्ट एसोसिएटेड विथ रिमूविंग अ सेक्शन ऑफ फैक्ट्री रूफ फॉर इंस्टॉलेशन, हमने फैक्ट्री का जो रूफ है ना, छत है, उसको वापस से एसिड को इंस्टॉल कराने के लिए हमने उसमें कोई खर्चा किया है, उसको भी हम ऐड कर देंगे। सर कोई ट्रायल रन एक्सपेंस है उसको भी ऐड कर देंगे। बस याद रखना, ट्रायल रन में एक नोट मैंने लिखाया था कि एक्सेस अमाउंट फ्रॉम सेल प्रोसीड्स ऑफ ओवर कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग शेल नॉट बी इनकम रिकॉग्नाइज्ड इन पीएल बट इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एसेट व्हिच इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ऑफ पीपी। मैंने आपको यहाँ पे याद है एग्जांपल दिया था मेट्रो का, मेट्रो वाला एग्जांपल याद है? मैंने कहा मेट्रो चल रही है, अब मेट्रो क्या एसेट है फॉर द एमपी गवर्नमेंट? यस नो? इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एसेट है।
ओके, वो पीपी ओके, उसको यूज करने से पहले ट्रायल रन होगा, ट्रायल रन के लिए जो खर्चा है, और उस ट्रायल रन के लिए मैंने याद है कपल्स वाला एग्जांपल लिया था, हाँ वो कैसे भूल सकता है, हाँ तुमको यही तो नहीं भूलता, वो बाकी सारी बातें भूल जाती है, ये नहीं भूलता है। मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया, मैंने आपको एग्जांपल दिया था दोस्तों, ये ट्रायल रन चल रहा है, हाँ ट्रायल रन चल रहा था, और कई सारे आपके जैसे कपल चले गए वहां पे, क्यों, क्योंकि एंट्री फीस 20 रुपए ही थी, आपने सोचा 20 रुपए में इससे ज्यादा क्या दिक्कत है, और आपके जैसे बहुत सारे कपल्स पहुंच गए, और जब वो कपल्स पहुंचे तो मुझे एक बात बताओ, कैन आई से कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग तो 1 लाख थी, उनने कमा कितने लिए, 2 लाख, तो कैन आई से एक्सेस 1 लाख रुपए कमाया, तो एक्सेस 1 लाख रुपए कैसे कमाया सर, ट्रायल एंड रन की वजह से, हाँ तो वो बोलते हैं इसको पीओरएल में इनकम मत दिखाओ, इसको क्या करो, कॉस्ट ऑफ द एसेट से लेस कर दो, अच्छा मतलब जितने ट्रायल रन एक्सपेंस है उसको ऐड करना है, उसके ऊपर जो इनकम हो गई इस ट्रायल रन की वजह से लेस कर दो, काय से, कॉस्ट ऑफ द एसेट्स। ये नोट किसने दिया, इंस्टीट्यूट ने दिया, क्यों दिया भाई, लॉजिक सी बात है, लॉजिकल बात है, कॉस्ट ऑफ द एसेट कम कर लिया अपन ने। अच्छा क्या क्या एक्सक्लूड करेंगे उसको भी देख लेते हैं, कंसल्टेंट फीस फॉर सिलेक्टिंग द एसेट, हमें एसेट सिलेक्ट करना था, हमें एसेट सिलेक्ट करना था, उसके लिए हमने कोई कंसल्टेंट को फीस दी, वो फिर इंक्लूड नहीं होगी, वो एक्सक्लूड करना है। ये कंसल्टेंट फीस कौन सी थी सर, ये एसेट परचेज होने के बाद उसे इंस्टॉल करने से रिलेटेड थी, और ये वाली कौन सी, सिलेक्ट करने के लिए, तो सिलेक्ट वाली थोड़ी कैपिटलाइज करेंगे सर, कॉस्ट ऐसी कोई कॉस्ट जो पीपीई में ऐड होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज, दैट अट्रीब्यूटेबल कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज टू द कॉस्ट ऑफ पीपी, तो मुझे बताओ ये वाली कॉस्ट पीपी में एट्रीब्यूटेबल होगी क्या, नो। इंटरेस्ट सब्जेक्ट टू A16 वो अपन आगे देखेंगे, लेकिन ये भी एक्सक्लूड हो जाएगा, ओके। ऑपरेशनल लॉसेस है कोई, एक्सक्लूड, सर कोई ट्रेनिंग एक्सपेंस है, एक्सक्लूड, सर इसके बाद क्या करना है, सर इसके बाद ऐड कर देना है इसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ DSR, डी कमीशनिंग एंड साइट रिस्टोरेशन कॉस्ट, सर डी कमीशनिंग एंड साइट रिस्टोरेशन याद है, मैंने आपको बोला था एस्टिमेट करो कॉस्ट ऑफ DSR, है ना, और मान लो याद है अपन को समुद्र में जाके ऑयल रिगिंग करनी है, उसमें जाके वो हमने सी बेड पे जाके अपनी मशीन इंस्टॉल करी, 10 साल के लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला, हमने 10 साल तक तेल खूब खींचा वहां से, उसके बाद क्या हो गया था, गवर्नमेंट क्या बोलती है, जब आपका लाइसेंस रिवोक हुआ, जब आप अपनी मशीन हटाओगे तो आपको वो सेम लेवल पे सी बेड को नॉर्मल करना पड़ेगा, तो कहना इससे वो जो खर्चा है जो 10 साल बाद होने वाला है वो आज ही आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा, तो एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ DSR, DSR मतलब डी कमीशनिंग एंड साइट रिस्टोरेशन, साइट को रिस्टोर करने का खर्चा, क्यों, क्योंकि आपने आपने वहां पे मशीन लगाई थी, हाँ तो मशीन हटाने के बाद उसको नॉर्मल करना पड़ेगा, तो वो बोलते हैं पहले तो चेक करो क्या कॉस्ट रिलेटेड टू पीपी है, हाँ या उसकी एक्विजिशन या उसको यूज करने से रिलेटेड है, बोले हाँ या उससे रिलेटेड है, पीपीई से रिलेटेड है, तो फिर बोलते हैं एक काम करो उसको कैपिटलाइज कर दो कॉस्ट ऑफ पीपीई में, अगर वो कॉस्ट ऑफ पीपीई से रिलेटेड नहीं है तो उसे इन्वेंट्री की कॉस्ट मान लो, और इन्वेंट्री की कॉस्ट मान लेंगे तो कहां पे जाएंगे, एस टू में, ओके। ऑल्सो ऑल्सो चाहे वो कॉस्ट ऑफ पीपीई हो चाहे वो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री हो, दोस्तों आपको एक प्रोविजन भी बनाना पड़ेगा 10 साल तक, यस और नो, क्योंकि आप एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ DSR एस्टिमेट कर रहे हो तो आपको अपनी बुक्स में प्रोविजन भी बनाना पड़ेगा एज पर AS29, हाँ ओके, तो पीपी ओके, और एक प्रोविजन ओके, बस ये चेक करना है कि क्या वो कॉस्ट में है। अच्छा ये DSR से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस ही नहीं इंटरमीडिएट में, फाइनल्स में इस पे क्वेश्चन है, तो इस पे ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, लेकिन फिर भी आई होप मैंने अपना पूरा ट्राई किया कि आपको समझ में आ जाए कि एस्टिमेट करना है कॉस्ट ऑफ DSR, सर कॉस्ट अगर रिलेटेड है पीपीई से तो हम कैपिटलाइज कर देंगे कॉस्ट ऑफ द पीपीई में, और एक प्रोविजन भी ओपन कर देंगे AS29 के साथ, इज दैट क्लियर गाइस, तो ये हो गई हमारी सारी बातें इन रिलेशन टू पार्ट 1, पार्ट ए दैट इज कॉस्ट ऑफ, सॉरी कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ पीपीई, यहां तक याद है, यहां तक वंडरफुल गाइस, याद आ रहा है आपको सारी चीजें, डन, दैट्स ग्रेट, फिनोमिनल, ओके। अब हम जा रहे हैं बेटा पार्ट नंबर बी में, पार्ट नंबर बी क्या बात करता है, इनिशियल रिकॉग्निशन के बारे में बात करता है, सर इनिशियल रिकॉग्निशन कब करेंगे, बोले सुनो, इनिशियल रिकॉग्निशन करने से पहले पहले ये चेक करो दोस्तों कि असेट को कैसे आप लाए हो, असेट को पीपीई को कैसे लाए हो, बोले ऐसा तो नहीं उसको परचेज बाय कैश किया, अगर परचेज बाय क्रेडिट है तो उसका अलग ट्रीटमेंट है, अगर लीज बेसिस पे लाए हो तो AS19 बताएगा, ओके। गवर्नमेंट ग्रांट मिली है उस एसेट को परचेज करने के लिए तो AS12 में जाएंगे हम, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट है तो उसका केस अलग है, सर एक्सचेंज का केस है तो उसके बारे में भी बात अलग से करेंगे, ओके। तो यहां तक ये बातें आपको समझनी पड़ेंगी कि इनिशियली रिकॉग्निशन के लिए हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि असेट असेट किस
मोड के थ्रू हमारे पास आया है। सर अगर कैश से खरीदा, सिंपल पीपीई टू कैशबैक। हाँ सर क्रेडिट पे खरीदा, तो मुझे बताओ क्रेडिट पे खरीदा मतलब क्या आज पेमेंट हो रहा है या फ्यूचर में? सर फ्यूचर। सर पीपी अकाउंट डेबिट टू पार्टी, और इंटरेस्ट भी लगेगा जितना टाइम तक डिले होगा पेमेंट, यस नो? सर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पार्टी, और फिर लास्ट में पार्टी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, लास्ट में कैश बैंक आ जाएगी, ये एंट्री हो जाएगी क्रेडिट के टाइम पे। ये दोनों समझ में आए? सर उसके बाद मैंने लीज के केस में क्या बताया, 19, ग्रांट के केस में AS12। अब आ जाते हैं सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट पे। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट के बारे में थोड़ा सा समझना है। सर व्हाट इज दिस सेल्फ कंस्ट्रक्टेड पीपी? सर सेल्फ कंस्ट्रक्टेड पीपी का मतलब होता है कि एसेट को हमने खुद ही बनाया है। हाँ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट, कॉमन सेंस में। ओके सर यहाँ पे क्या हुआ, एंट्री तो बाद में देखेंगे, पहले अपन ये 4 पॉइंट समझ लेते हैं। हाँ देखो चारों पॉइंट्स में क्या बात हो रही सर, इसमें एसेट को बनाने में जितनी भी कॉस्ट लग गई, एसेट को बनाने से लेके रेडी टू यूज करने तक में जितनी कॉस्ट लग जाएगी, वो सारी की सारी कॉस्ट को अपन क्या मान लेंगे, कैपिटलाइज कर लेंगे फॉर द कॉस्ट ऑफ पीपी। ओके सर कोई बोरोइंग कॉस्ट है, क्यों? क्योंकि जो एसेट हमने बनाया ना वो एसेट क्वालिफाइड एसेट है एज पर AS16। हाँ तो वो फिर कौन सी कॉस्ट हो जाएगी उस पर, बोरिंग कॉस्ट। क्वालिफाइड एसेट पे अगर कोई बोरिंग कॉस्ट आई है तो उसको हम कैपिटलाइज करते हैं। हाँ देखो ऑल बोरिंग कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज इफ इनकर्ड ऑन क्वालिफाइड एसेट। साथ ही साथ लेबर चार्जेस जो भी लगे वो भी इंक्लूड होंगे, और डेप्रीशिएशन भी लगेगा ऑन ओन इक्विपमेंट वाइल डूइंग दिस, मेकिंग दिस एसेट रेडी टू यूज, यस नो? ओके एंट्री क्या हो जाएगी, पीपी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। ये भी तीसरा समझ में आ गया। सर यहां तक पूरा क्रिस्टल क्लियर सब कुछ समझ में आ गया AS10 में, बहुत बढ़िया। यहां तक के सारे कंसेप्ट ब्रश हो गए। चलो दोस्तों अब हम कहां पे जा रहे हैं, एक्सचेंज पर। एक्सचेंज पर जा रहे हैं। ओके सर। सर एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? सर एक पीपी गई, एक पीपी को हमने बुक से हटाया और उसके बदले में दूसरी पीपी ले ली। हाँ तो एंट्री क्या होगी, पीपी अकाउंट डेबिट टू पीपी। हाँ बट मीजरमेंट अमाउंट क्या होगा? हाँ ये कंफ्यूजन करता है भैया हमें। ओके तो इसको अपने को समझना है। एंट्री में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, पीपी अकाउंट डेबिट टू पीपी। हाँ तो इसके लिए मैंने आपको कुछ बताया था, कोई चीज बताई थी? हाँ क्या बताई थी, ध्यान समझना। सर पहले तो चेक करना है ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है कि नहीं। सर व्हाट इज दिस कमर्शियल सब्सटेंस? कमर्शियल सब्सटेंस मतलब आर्म्स लेंथ प्राइस पे ट्रांजैक्शन हो रहा है कि नहीं। ओके आर्म्स लेंथ प्राइस समझ गए ना? हाँ हाँ समझ गए समझ गए। सर कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ। अब चेक करो कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। सर कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर वो बोलता है रिकॉर्ड करो असेट को ऑन द फेयर वैल्यू ऑफ द असेट एक्वायर्ड इफ फेयर वैल्यू इज क्लियरली एविडेंट। ध्यान से समझना, मैंने मैंने क्या किया, ये एक कंपनी है HD लिमिटेड, इसने बडी लिमिटेड से पीपीई परचेज की। अब क्या हुआ ध्यान समझना, HD ने परचेज किया है, बडी से परचेज किया है। ओके सर यहां पे क्या हुआ, ये जो बडी ने है ना, बडी से परचेज क्या किया सर, मशीनरी परचेज करी है। सर मशीनरी परचेज करी है, बदले में इसने अपना प्लांट दे दिया। ओके सर ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है कि नहीं, सबसे पहले अपने को AS10 क्या बोलता है, कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है। मैंने कहा हाँ जी करता है। ओके तो फिर एक काम करो, कितने एंट्री क्या करोगे सर, एंट्री क्या करोगे मुझे बताओ, कौन सा एसेट आ रहा है आपके पास HD की बुक्स में, एंट्री क्या होगी, कौन सा एसेट आ रहा है आपके पास जल्दी बताओ। मशीनरी आ रहा है ना, मशीनरी डेबिट टू प्लांट, प्लांट चला गया, यस और नो, मशीनरी टू प्लांट। हाँ सर बोले सुनो ना, मशीनरी की फेयर वैल्यू 15 लाख है क्लियरली, और उतने पे ही आ रही है। मुझे बताओ अगर कॉमर्शियल सब्सटेंस है तो अपने को किस पे रिकॉर्ड करना है, फर्स्ट रिकॉर्ड ऑन द फेयर वैल्यू ऑफ द असेट एक्वायर्ड। असेट कौन सा एक्वायर्ड किया, मशीनरी, और किस उस मशीनरी की फेयर वैल्यू कितनी, 15। क्या वो क्लियरली एविडेंट है, अवेलेबल है, यस अवेलेबल है, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी 15। हाँ सर अगर ये अवेलेबल नहीं है, नहीं है तो एल्स रिकॉर्ड ऑन द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप। सर अगर इसकी फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, क्लियरली अवेलेबल नहीं है, तो फिर प्लांट एंड मशीनरी जो दे रहे हो, प्लांट दे रहे हो जो आप, उसकी फेयर वैल्यू मान लो आपको अवेलेबल है 10 लाख, तो कहना इसी 10 लाख पे आ जाएगा। हाँ ओके लेकिन ये सब ड्रामा ऑल माई चार्टर्स कब चल रहा है सर, जब कॉमर्शियल सब्सटेंस
कर रहे हो। ओके सर, दोनों की बुक सॉरी फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो भैया सुनो एक काम करो, बुक वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप, मतलब आपके पास ना मशीनरी की फेयर वैल्यू है, ना प्लांट जो आप दे रहे हो उसकी भी फेयर वैल्यू नहीं है, तो इसकी बुक वैल्यू तो आपके पास होगी। सर इसकी बुक वैल्यू हमारे पास क्यों होगी? अरे ये तो आपका ही एसेट था ना जो अब आप दे रहे हो। हाँ, तो इसकी कैरिंग अमाउंट आ रही होगी। हाँ, उस पर रिकॉर्ड कर दो। ओके, नाउ वी गॉट इट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो सर पहले क्या चेक करना है, कमर्शियल सब्सटेंस है कि नहीं है, तो रिकॉर्ड द एसेट ऑन फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट एक्वायर्ड if clearly evident. If not, then fair value of the asset given up. Okay. If not, then book value of the asset given up. Given up. Okay. Sir, वो सब तो ठीक है, कमर्शियल सब्सटेंस ही नहीं था, कमर्शियल सब्सटेंस ही नहीं था, तो एक काम करो, रिकॉर्ड करो ऑन द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप। ओके, कमर्शियल सब्सटेंस है ही नहीं, तो बुक वैल्यू कौन से, प्लांट की बुक वैल्यू जो आ रही है उस पर ही कर दो। सर अगर सारी चीजें हैं, कमर्शियल सब्सटेंस है, इसकी फेयर वैल्यू भी अवेलेबल है, इसकी भी अवेलेबल है, तो इसकी फेयर वैल्यू, हाँ इसकी नहीं है, इसकी बोले इसकी भी नहीं, इसकी भी नहीं है, तो इसकी बुक वैल्यू तो डन। एक्सचेंज खत्म, पूरा कंफ्यूजन खत्म, सब कुछ डन टनाटन डन। ओके सर, सारा का सारा अपने को समझ में आ गया। इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा क्या खत्म हो गया दोस्तों, हमारा कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट और इनिशियल रिकॉग्निशन खत्म हो गया, दैट इज हैशटैग नंबर 4। इसके बाद जाते हैं हम कंसेप्ट नंबर 5 पर। सर कंसेप्ट नंबर 5 बात करता है सब्सिक्वेंट मीजरमेंट की। सर सब्सिक्वेंट मीजरमेंट क्या होता है? सर सब्सिक्वेंट मीजरमेंट होता है, सब्सिक्वेंट मीजरमेंट में सबसे पहली बात होती है सर, सब्सिक्वेंट कोई कॉस्ट लग रही है। सर सब्सिक्वेंट कोई कॉस्ट लग रही है, तो अगर कोई सब्सिक्वेंट कॉस्ट लग रही है तो पहले चेक करो क्या वो जो सब्सिक्वेंट कॉस्ट है सेटिस्फाई कर रही है रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। व्हाट इज द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया? हैशटैग नंबर 3 में हमने पढ़ा था, कॉस्ट मीजरेबल है और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो हो रहे हैं एंटिटी के। यस, देन कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज्ड एल्स इट शुड बी ट्रांसफर्ड टू पीओरएल। हाँ, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ही मीट नहीं हुआ तो आप पीओरएल में खर्चा डाल दोगे, अदरवाइज कैपिटलाइज कर लोगे। ओके, अब ये खर्चा जो सब्सिक्वेंट कॉस्ट का हो रहा है वो किन वजहों से हो रहा है ये जरूर चेक कर लेना। ये 3 वजह हो सकती है। सर पहला, हमने पीपीई में कुछ ऐड किया, पीपीई ऑलरेडी हमारी बुक्स में, अपने हमने उसमें कुछ ऐड किया। इफ एडिशन इज मेड एंड दिस एडिशन से रिलेटेड जो कॉस्ट है वो सेटिस्फाई करती है रिकॉग्नाइज क्राइटेरिया, तो एएस 2 ऑप्शन देता है आपको, या तो आप रिकॉग्नाइज कर लो कॉस्ट को सेपरेटली, या फिर कॉस्ट ऑफ द एसेट में ऐड कर दो। नॉर्मली लोग ये करते हैं। इज दैट क्लियर? अरे तुमको समझा कि नहीं? डन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर यहां तक आ गए, अगले पार्ट पे आ जाओ। सर रिप्लेसमेंट कॉस्ट। सर रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब सर आज ना आपने ना कोई पार्ट ऑफ द पीपी रिमूव कर रहे हो, डी रिकॉग्नाइज कर रहे हो, और उसकी जगह कोई नया पार्ट लगा रहे हो। हाँ, तो आपको क्या करना चाहिए, जो डी रिकॉग्नाइज कर रहे हो ना जो पार्ट, उसको बुक्स से हटा दो। अब उसको बुक्स से कैसे हटाओगे? उसकी कैरिंग अमाउंट पे, बुक वैल्यू पर। हाँ, और जो नया आ रहा है उसकी जो कॉस्ट लग रही है उसको रिकॉग्नाइज कर लो। तो इस अगर कोई रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, सब्सिक्वेंट कॉस्ट अगर रिप्लेसमेंट की वजह से हो रही है, तो क्या करना है, डी रिकॉग्नाइज बुक वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग पार्ट जो अभी था उसकी डी रिकॉग्नाइज कर दो बुक वैल्यू, और कैपिटलाइज कर लो न्यू पार्ट को जितनी भी कॉस्ट उसकी लगी है। सिंपल। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। यस नो? ओके सर। सर इसके बाद हम चले गए नॉन रेकरिंग एक्सपेंस पे। सर व्हाट इज दिस नॉन रेकरिंग एक्सपेंस? तो सर नॉन रेकरिंग एक्सपेंस के लिए क्या है, उसने बोला है नॉन रेकरिंग एक्सपेंस मतलब ऐसे एक्सपेंस जो कभी कभार होते हैं, कैपिटल इन नेचर होते हैं। ओ, लाइक मेजर ओवरहॉलिंग एक्सपेंस इनकर्ड रेगुलरली विद फ्रीक्वेंसी ऑफ मोर देन 1 ईयर। मतलब ऐसे कोई खर्चे हर जो 3 साल में हो रहे हैं, ये मेजरली मैंने आपको याद है एग्जाम्पल क्या दिया था, एयरक्राफ्ट का, शिप्स का। उस टाइम पे मेरी तबीयत भी खराब हुई थी, याद होगा, बीच में 2 दिन छुट्टी थी होली के आसपास। याद आ रहा है वो एग्जाम्पल अपन ने दिया था एयरक्राफ्ट का, कि एयरक्राफ्ट में कई सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं, कई सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो हर एक 2 साल या 3 साल में होते ही रहते हैं। यस नो? तो वो उनको अपन क्या बोलते हैं, नॉन रेकरिंग एक्सपेंस, जो होते रेकर तो होते हैं लेकिन नॉट विद इन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स। अब मुझे बताओ, एक एयरक्राफ्ट की जो यूजफुल लाइफ होती है वो थी 40 साल, लेकिन एयरक्राफ्ट में जो पार्ट्स हैं उनकी यूजफुल लाइफ तो 4 या 5 साल ही होती है। आप कभी भी पता करोगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा एयरक्राफ्ट की यूजफुल लाइफ कितनी है, 40 साल, 30 साल, 50 साल। लेकिन उसके जो पार्ट्स हैं उसकी कितनी यूजफुल लाइफ?
6 साल, 5 साल। तो मुझे बताओ ये पार्ट्स को तो चेंज करना पड़ेगा। अब पार्ट्स को चेंज करना है और ये खर्चा कब आएगा, 1 साल के अंदर या 4 5 6 साल के अंदर अंदर? सर हर 5 साल में आएगा। ओके सर, हर 4 5 साल में अगर आ रहा है तो एएस बोलता है ट्रीटमेंट इज सेम एज रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट में क्या बोला उन्होंने, बोले सुनो डी रिकॉग्नाइज कर दो ओल्ड पार्ट की बुक वैल्यू और रिकॉग्नाइज कर लो न्यू पार्ट की कॉस्ट। इजी, इजी पीजी, यस नो? अभी तक यहां तक साथ में हो, बहुत बढ़िया। यहां तक साथ हो तो एग्जामिशन तो आना तय है दोस्तों। अच्छा याद रखना, अगर रेगुलर सर्विस है एंड रॉ मटेरियल मतलब रिपेयर एंड मेंटेनेंस की एक्सपेंसेस हैं तो ये सारे के सारे आपके चार्ज कर दो एसपीओआई स्टेटमेंट ऑफ पीओरएल में। स्टेटमेंट ऑफ पीओरएल में क्यों चार्ज कर दोगे, क्योंकि ये तो हर 2 महीने में ही खर्चे लग रहे हैं। मतलब 1 साल से अंदर अंदर तक जितने ये खर्चे हैं इनको अपन रेकनिंग एक्सपेंस बोलेंगे। ये कहा जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ पीओरएल में। अदरवाइज रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ओके रिप्लेसमेंट कॉस्ट में क्या होगा, डी रिकॉग्नाइज ओल्ड की बुक वैल्यू और कैपिटलाइज कर लो न्यू वाला। ओके दैट्स ग्रेट। आगे बढ़ते हैं, पार्ट नंबर बी, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने सॉरी एएस ने अपने को ऑप्शन दिया है, या तो हम कॉस्ट मॉडल फॉलो करें या हम रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करें। कॉस्ट आपने बचपन से ही पढ़ा है सर, क्या था, कॉस्ट लेस अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो भी आया दैट इज अवर कैरिंग अमाउंट, और इस कैरिंग अमाउंट पे डेप्रिसिएशन लगाते जाओ। ओके रिवैल्यूएशन में क्या था सर, रिवैल्यूएशन अमाउंट क्या था, पहले तो हमारी जो कॉस्ट है उसमें हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया, ईयर एंड पे क्या आया, कैरिंग अमाउंट आई। कैरिंग अमाउंट मान लो 100 रुपए आ रही है और हमने उस दिन फेयर वैल्यू पता करी तो 110 आ रही है, तो कहना इससे हमारा एसेट का अमाउंट बढ़ गया। दिस इज द रिवैल्यूड अमाउंट। अब मुझे बताओ नेक्स्ट ईयर में 110 पे डेप्रिसिएशन लगाऊंगा या 100 पे, जल्दी बताओ। वेरी गुड, 110 पे लगाऊंगा। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सर ये रिवैल्यूएशन मॉडल के लिए अपन ने नोट नंबर 1 भी लिखा है। सर नोट नंबर 1 में मैंने आपको बताया भी था कि मान लो कैरिंग अमाउंट 100 रुपए है, ठीक है, रिवैल्यूएशन हुआ और अमाउंट कितना हो गया 120। 120 हो गया मतलब फर्स्ट टाइम अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ। हाँ, अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ तो अपन ने एंट्री क्या पास कर दी, पीपी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 20 से। हाँ, फिर सब्सिक्वेंटली आगे जाके फिर से उसकी रिवैल्यूएशन अमाउंट कितनी हो गई 130। अभी 120 पे हुआ था, अब 130 पे हो गया, 130 पे हो गया, कहना इसे 10 से और बढ़ गई। तो मुझे बताओ एंट्री के सब्सिक्वेंटली क्या पास करोगे, पीपीई टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 10 10। ओके इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ड्रामा यहां स्टार्ट होता है कहां पे, जब पहले 100 से कितनी हुई 120, अब इस 120 से कितनी हो गई 90। कहना इसे ये जैसी 90 पहुंची तो मुझे एक बात बताओ, 120 से 90 पहुंची, कितने का डाउनफॉल आया यहाँ पे 30 का। 30 से एसेट कम हो जाएगी, हाँ सर हो जाएगी। सर लेकिन हमारी बुक्स में ऑलरेडी 20 का रिवैल्यूएशन रिजर्व है, तो सबसे पहले हमारी ड्यूटी क्या है, यस बोलता है पहले रिवैल्यूएशन को यूज करो। रिवैल्यूएशन रिजर्व जो हमारी बुक्स में ऑलरेडी है, बिकॉज इट इज रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व, इट इज जस्ट बिकॉज द रिवैल्यूएशन रिजर्व क्यों आया, असेट रिवैल्यू हो गई, तो उसका डाउनफॉल में भी हम उसी को यूज करेंगे। तो मुझे बताओ पीपी जो 30 की कम हुई है उसमें सबसे पहले हम आरआर यूज करेंगे किसका 20 का। अब मुझे बताओ आरआर नहीं बचा तो अपन फिर पीओरएल यूज करेंगे। इज दैट क्लियर, तुमको ये वाला केस समझा कि नहीं? मतलब इसमें देखो क्या हुआ, फर्स्ट टाइम अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ और उसके बाद भी अपवर्ड हुआ तो दोनों बार रिवैल्यूएशन रिजर्व आ जाएगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, पहली बार में अपवर्ड हुआ और दूसरी बार में डाउनवर्ड हुआ, तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आप पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज करोगे फिर पीओरएल यूज करो। ओके सर मान लो यहाँ पे आपके पास आरआर 30 होता पूरा, तो आप पीओरएल यूज ही नहीं करते, आप आरआर को ही पूरा सेट ऑफ मार देते। गॉट इट। सर अब आ जाते हैं, पहली बार मान लो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ तो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन मतलब हमारी कैरिंग अमाउंट थी 100, रिवैल्यूड अमाउंट कितना हो गया 90। तो मुझे एक बात बताओ, पीओरएल अकाउंट डेबिट टू पीपी, क्योंकि 10 का लॉस हुआ है तो रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं ओपन होगा, इस बार पीओरएल आएगा। ओके और सब्सिक्वेंटली फिर डाउन हो गया, पहले भी डाउन हुआ अभी और डाउन हो गया तो फिर सेम एंट्री पीओरएल अकाउंट डेबिट टू ई 5। तो क्यों, क्योंकि 100 से 90 हुआ, 90 से 85 हो गया। हाँ लेकिन 90 से मान लो ये 120 हो गया, मतलब सब्सिक्वेंटली बढ़ गया। सब्सिक्वेंटली कितना बढ़ गया सर, सब्सिक्वेंटली बढ़ गया 30 रुपए से एसिड, तो मुझे पीपी डेबिट कितने से करना पड़ेगा 30 रुपीज से। दैट्स ग्रेट यार, मतलब आपको याद आ रहा है, ऐसा नहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि आपको याद ही नहीं आएगा, बट आपको याद आ रहा है, दैट्स ग्रेट यार, दैट्स ग्रेट। एंड इस एनर्जी से तो एग्जाम्शन पक्की भाई एडवांस में। आगे सर 30 रुपए, ओके तो अब सुनो ना, बोलो ना सर,
एक बात मुझे बताओ, पहले आपका पीओरएल आपने डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन में कितना यूज कर लिया था? 10। तो 10 आपने डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन में यूज किया ना, तो आई मतलब एस10 बोलता है सबसे पहले वो 10 यूज करो, सेट ऑफ कर दो, उसके बाद 20 का रिवैल्यूएशन बनाओ। सर क्या डायरेक्टली हम आर रिवैल्यूएशन रिजर्व 30 का नहीं बना सकते यहाँ पे? नो, because it is the case of first time downward revaluation, then subsequently upward revaluation. Is that clear to all my wonderful chartered accountants? Yes or no? Revaluation model done. बहुत बढ़िया, फटाफट से आ जाओ सर। रिवैल्यूएशन शुड बी डन फॉर एंटायर क्लास ऑफ असेट, नॉट फॉर इंडिविजुअल एसेट। इंडिविजुअल एसेट के लिए नहीं होगा, सारी की सारी एंटायर क्लास ऑफ एसेट के लिए होगा। मतलब पीपी की कोई क्लास है तो सारी पीपी एक साथ आएंगी। कौन सी पीपी? मान लो प्लांट एंड मशीनरी एक क्लास है सर, लैंड एंड बिल्डिंग एक क्लास है सर, फर्नीचर एंड फिक्चर्स एक क्लास है। कैन आई सी? इसका अगर एक का नहीं होगा, सारे के सारे फर्नीचर्स का होगा, सारे के सारे प्लांट एंड मशीनरी का होगा। यस और नो? यस सर, बहुत बढ़िया सर। रिवैल्यूएशन शुड बी डन एवरी 3 to 5 years, लेकिन अगर असेट की वैल्यू वॉलेटाइल है, मतलब इट कीप्स ऑन चेंजिंग, तो हर साल कर सकते हो। ये कौन बोल रहा है? AS10 बोल रहा है। तो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में जो रिवैल्यूएशन मॉडल है वो भी पूरा खत्म हो गया। हुआ कि नहीं? डन हो गया सर, हो गया। तो आ जाओ डेप्रीशिएशन पर। थर्ड सी पार्ट सब्सिक्वेंट ही चल रहा है, और सब्सिक्वेंट के बाद खत्म हो जाएगा सर। वॉलेटाइल का मतलब कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी ईयर, मतलब हर साल असेट की वैल्यू फ्लक्चुएट हो रही है, चेंज हो रही है। तो कहना इसे हर साल रिवैल्यूएशन चेक करना पड़ेगा। यहां तक सब कुछ समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तो सब्सिक्वेंट में सुनो, ओए ओए, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट अपन #5 चालू किया हमने। उसमें सबसे पहले क्या चालू किया? सब्सिक्वेंट कॉस्ट, फिर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, और उसके बाद अब आ रहे हैं हम डेप्रीशिएशन पर। बेटा डेप्रीशिएशन ध्यान समझ लो। सॉरी क्या बोल रहा है, मेरे को नहीं समझ में। चलो चलो चलो, इधर इधर, प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे कुछ बोलना है, मुझे कुछ बोलना है, आज मैं बोल के रहूंगा, ध्यान से सुनो। सर डेप्रीशिएशन, व्हाट इज दिस डेप्रीशिएशन? सर मैंने याद है इस पे पूरा 10 मिनट डिस्कशन किया था कि डेप्रीशिएशन होता क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला। अभी अपने को उसमें पे नहीं जाना है, अब अपन जा रहे हैं डायरेक्टली। होता क्या है सर? इट इज सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ व्हाट? डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएबल अमाउंट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। सर यूजफुल लाइफ जो असेट की है, दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स, उसमें हम सिस्टमैटिकली एलोकेट कर देंगे अमाउंट ऑफ व्हाट? असेट, पीपीई। और कैसे अमाउंट निकालेंगे? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, और इस कॉस्ट के अंदर रिवैल्यूएशन अमाउंट भी आ जाएगा। तो इट इज सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रीशिएबल अमाउंट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, या कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। इज दैट क्लियर बेटा? डेफिनेशन समझ में आई? पक्का? ओके सर, यहाँ पे कॉस्ट डेप्रीशिएबल अमाउंट कैसे निकालोगे? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, और डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ ईयर्स से, तो आपका क्या आ जाएगा? डेप्रीसिएशन। अब ध्यान समझना, इट इंक्लूड्स रिवैल्यूएशन अमाउंट। ओके, अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है सर। सेकंड पॉइंट इसमें, सर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करने में हमारी हेल्प करते हैं? सर पहला तो कॉस्ट ऑफ द एसेट, दूसरा रियलाइजेबल, सॉरी रियलाइजेबल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू जिसको बोलते हैं, फिर लाइफ ऑफ द एसेट, और कौन सा मेथड यूज कर रहे हो। हाँ, तो सर ये जो चारों बातें हैं ना, ये कुछ और नहीं, इसे अपन बोलते हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 5 क्या बोलता है कि व्हेनेवर रेजिडुअल वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू भी बोलते हैं, आगे जाके आप पढ़ोगे कभी, फाइनल में इंडेस 113 पढ़ोगे, ठीक है? ये कब? एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ। ओके, स्क्रैप वैल्यू मतलब, ओके स्क्रैप वैल्यू आप तो समझो, स्क्रैप वैल्यू, ठीक है? ओके, है ना? सर ये चारों क्या है? ये चारों क्या है सर? अकाउंटिंग एस्टिमेट है। और AS5 क्या बोलता है? सर AS5 पता क्या बोलता है? बोलता है कि इफ देयर इज एनी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट इट शुड बी अकाउंटेड प्रोस्पेक्टिवली, मतलब जिस दिन चेंज हुआ उसी ईयर में अकाउंट फॉर कर दो, उसी डेट पे अकाउंट फॉर कर दो। ओके, मतलब यहाँ पे भी क्या लिखा है मैंने? इफ एनी चेंज इन एनी एलिमेंट इन फ्यूचर इट शुड बी अकाउंटेड प्रोस्पेक्टिवली। डन 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 डन। सर एग्जांपल बता दो मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन का। तो मैंने ये आपको मेथड बताया था कि SLM मेथड कैसे लगती है, और WDV मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ये तीनों नाम एक ही मेथड के हैं, ये कैसे लगती है। तो SLM मेथड कैसे लगती है सर? 100 माइनस 20 डिवाइड बाई 4, 20, कैरिंग अमाउंट 100 है, 20 का डेप्रिसिएशन 80, ये क्लोजिंग करंट नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग,
फिर 20, तो हर साल फिक्स लग रहा है, फोर्थ ईयर के एंड पे 20 बचा। फिर हमने यहाँ पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का फॉर्मूला लगाया डेप्रीशिएशन का, निकाला 33.125% आया। कैरिंग अमाउंट हमारी 100 थी, डेप्रीशिएशन लगा 33। ऐसे करते करते हमने चारों साल तक का डेप्रीशिएशन लगाया। ईयर 4 में हमारी भी एंडिंग इस मेथड से भी 20 बची और यहाँ पे भी कैरिंग अमाउंट 20 बची। हमेशा ऐसा होगा? हमेशा ऐसा होगा। ओके सर, एक बात और है इसमें, सर ये तो आपने मेथड बता दिया कैसे अप्लाई करते हैं एसएलएम है या रिड्यूसिंग बैलेंस है, और भी सारे मेथड्स हैं, बट एएस मेनली ये दोनों मेथड के बारे में बोलता है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर गाइस? डेप्रीशिएशन के मेथड्स में क्लियरिटी आ गई? फटाफट से बताओ, यस नो? ठीक है। अच्छा, अब कंसेप्ट ऑफ डेप्रीशिएशन में दो ऑप्शंस दिए हैं एएस 10 में। सर एक होती है एलिमिनेशन अप्रोच और एक होती है रीस्टेटमेंट अप्रोच। डेप्रीशिएशन लगाने के भी दो मेथड्स हैं सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के अंदर। सर क्या बोलते हैं, या तो आप एलिमिनेशन अप्रोच यूज कर सकते हो या रीस्टेटमेंट अप्रोच यूज कर सकते हो। सर एलिमिनेशन क्या है? एलिमिनेशन ऑफ अकुमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट। मतलब ध्यान से समझना अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, अगले 5 मिनट पूरा फोकस कर लेना, बस छोटा सा कंसेप्ट, 2-3 कंसेप्ट और बचे, पूरा एएस खत्म हो जाएगा अपना। हाँ, पूरा एएस खत्म हो जाएगा, ध्यान से देखो। इधर ओए, इधर, इधर देखो, इधर इधर मेरी तरफ प्लीज देखो ना प्लीज। नाउ सर, सर सर एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन मतलब मान लो ओरिजिनल कॉस्ट हमारे एसेट की कितनी है 200, अभी कुछ भी मत देखना बाकी सारी चीजें, 200 की ओरिजिनल कॉस्ट है, अकुमुलेटेड डेप्रीशिएशन कितना आ रहा है 40, कहना इसे कैरिंग अमाउंट 160 है, कहना इसे कैरिंग अमाउंट 160 है। हाँ सर बिल्कुल है। ओके सर सुनो ना, हाँ एंटिटी फेयर वैल्यू मॉडल मतलब रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रही है सब्सिक्वेंटली, ओके कोई दिक्कत नहीं। तो उस दिन पे मान लो हमें पता चलता है फेयर वैल्यू कितनी है 240, कहना इससे हमारी बुक्स में हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा एसेट को, रिवैल्यूएशन रिजर्व बनाना पड़ेगा, यस नो? कितने से बनाना पड़ेगा सर? 80 से। चिल्ला क्यों रहे हो? कोई बात नहीं, मेरा स्वभाव है ऐसा। सर पीपी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व कितने का आ गया? 80, 80, यस और नो? हाँ सर। अब ये जो 80 से हमारा असेट बढ़ गया है, इसको अकाउंट फॉर कैसे करेंगे? उसके लिए दो चीजें, या तो पहले एलिमिनेशन अप्रोच यूज करो। एलिमिनेशन अप्रोच क्या बोलती है सुनो, आप ना ये 40 का जो आपका एकुमुलेटेड डेप्रीशिएशन है ना, इसको एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट कर दो मतलब हटा दो। अब मुझे एक बात बताओ, ये अकुमुलेटेड डेप्रीशिएशन मतलब एक तरह से ये क्या है, इसका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। इसको हटाओगे तो डेबिट करना पड़ेगा, अरे हाँ या ना? करना पड़ेगा। इसको आपने जैसे ही कैंसिल किया, कहना इसे ऑटोमेटिकली कैरिंग अमाउंट कितनी हो, मतलब ऑटोमेटिकली आपके एसेट की वैल्यू कितनी हो गई 160। तो क्या एंट्री पास करोगे सर? अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीपी 40, ये तो कैंसिल हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, पीपी कितनी की? 160 की, और फेयर वैल्यू कितनी है? 240 की। अब सिर्फ यही दोनों चीजें बती, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपकी बुक से हट गया, हाँ ये एंट्री पास करते से, हाँ तो अब आप डायरेक्टली एंट्री पास कर दो, पीपी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 80। ओके सर, अगर हम ये एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन हटाए ही नहीं, उसको बुक्स में रखें, तो फिर बोलता है भैया आपको ना रीस्टेटमेंट अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा। ओके सर, रीस्टेटमेंट अप्रोच कैसे फॉलो करेंगे? सर कुछ नहीं करना है, पहले आप ये देखो कैरिंग अमाउंट कितनी है 160, फेयर वैल्यू कितनी है? बोले 240। मुझे बताओ असेट कितने से बढ़ा? 80 से बढ़ा। हाँ, कितने परसेंटेज इंक्रीज है? 80 डिवाइड बाई कैरिंग अमाउंट, मतलब इंक्रीज कितने से हुआ? डिवाइड बाई कैरिंग अमाउंट इंटू 100, तो पता चलता है 50% से। मतलब देखो 80 से जो एसेट बढ़ा है वो कितने पे था? 160 पे, इंटू 100 कर दिया, कहना इसे 50% से एसेट बढ़ गया। ये 50% समझ में आ रहा है? तो बोलते हैं सुनो, ओरिजिनल कॉस्ट को भी 50% से बढ़ा दो, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी 50% से बढ़ा दो, तो ऑटोमेटिकली आपकी फेयर वैल्यू इज इक्वल टू कैरिंग अमाउंट हो जाएगी। मतलब क्या करो, 200 की ओरिजिनल कॉस्ट थी, उसको 50% से बढ़ा दिया, तो कैलकुलेटर पे लिखना 200 प्लस 50%, 300 आ गया। 40 प्लस 50% 60 आ गया, 300 लेस 60 कितना हो गया? 240। कहना इसे ऑटोमेटिकली फेयर वैल्यू और कैरिंग अमाउंट बराबर होगी एज पर द रीस्टेटमेंट अप्रोच। हाँ ओके, तो आपने क्या एंट्री पास करी? पीपी अकाउंट डेबिट 100, पीपी की ओरिजिनल कॉस्ट आपने 100 से बढ़ा दी, हाँ, प्लस डेप्रीशिएशन का प्रोविजन जो अकुमुलेटेड वाला था वो भी 20 से बढ़ा दिया, टू अकुमुलेटेड डेप्रीशिएशन, यस, एंड टू रेवेन्यू रिजर्व, सॉरी रिवैल्यूएशन रिजर्व 80। हाँ
जैसे ही ये एंट्री पार्ट पास कर दिया आपने, ऑल माय वंडरफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आपकी पीपीई 300 पे पहुंच जाएगी और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 60 पे आ जाएगा। ये याद रहेगा कि नहीं? ये याद रहेगा कि नहीं? और अगर ये याद रहेगा दोस्तों, तो फिर मुझे बताओ इसके बाद बैलेंस शीट में आप कैसे दिखाओगे? कैरिंग अमाउंट आपकी पीपीई की 300, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 60 और बाहर आउटर कॉलम में 240। कैन आई से दिस 240 इज नथिंग बट द फेयर वैल्यू ओनली? हाँ, तो कहना इसे फेयर वैल्यू मॉडल पे जाने के लिए दो अप्रोचेस हैं, एक एलिमिनेशन ऑफ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, दूसरा रीस्टेटमेंट अप्रोच। दोनों क्लियर है सर? एग्जाम में कौन सी यूज करनी है? गिवन होगा, गिवन रहेगा तो आप दोनों, मतलब हम छोड़ नहीं सकते, नहीं, हमको सब पढ़ना है। हाँ, ये थोड़ा सा अजीब है बट ठीक है, लेट इट बी। ओके, अब आते हैं हम डी वाले पार्ट पे, कंपोनेंट अकाउंटिंग। कंपोनेंट अकाउंटिंग मतलब किसी एसेट की, मान लीजिए कोई एसेट है, उस एसेट की यूजफुल लाइफ कुछ और है, और उस एसेट के अंदर कोई जो पार्ट है उसकी यूजफुल लाइफ कुछ और है। तो क्या होगा? दोनों की अकाउंटिंग सेपरेटली हो सकती है, दोनों की अकाउंटिंग सेपरेटली हो सकती है, उसको अपन बोलते हैं कंपोनेंट अकाउंटिंग। पढ़ो इसको, क्या लिखा है? इफ एनी एसेट हैज अ सिग्निफिकेंट वैल्यू ऑफ कंपोनेंट्स एंड हैज इट्स ओन डिस्टिंग्विश्ड लाइफ एंड यूजेस, मतलब दोनों की यूजफुल लाइफ अलग है, यूजेस भी अलग अलग है। मतलब देखो, डिस्टिंग्विश्ड लाइफ है और यूज भी अलग है, अलग है। मतलब जैसे कि कार, कार की जो बॉडी है, या शिप की जो बॉडी, याद है मैंने आपको बताया था, एयरक्राफ्ट शिप, एयरक्राफ्ट प्लेन वगैरह, शिप जो जहाज पानी में तैरता है बड़ा वाला, हाँ, उसकी बॉडी 40 इयर्स तक चल रही है, लेकिन इंटरनल पार्ट हो सकता है हर 5 साल में। अपन ने अभी ऊपर ही देखा था सब्सिक्वेंट कॉस्ट में। हाँ, तो उसका इंजन, उसकी यूजफुल लाइफ कम होती है, बॉडी की यूजफुल लाइफ ज्यादा होती है। तो कहना इसे दोनों, देन कंपोनेंट शुड बी अकाउंटेड एंड डेप्रिशिएटेड सेपरेटली, बस इतना सा कंसेप्ट है। ओके, मतलब सर बॉडी, कार की बॉडी की अकाउंटिंग अलग होगी और इंजन की अकाउंटिंग अलग होगी। इज दैट क्लियर? बोलो तुमको समझा कि नहीं कंपोनेंट अकाउंटिंग? बोलो बोलो बोलो। एक स्टूडेंट का दोस्तों इसमें डाउट आया वापस से, बोलते हैं सर सिग्निफिकेंट वैल्यू क्या है? सर सिग्निफिकेंट वैल्यू कैसे पता चलेगी इसकी कंपोनेंट की अलग अलग है? उसमें क्या बोला? उसकी डिस्टिंग्विश्ड लाइफ यूजेस है, वो आपको गिवन रहेगा। अगर ये गिवन रहेगा तो मुझे एक बात बताओ, आपको आसानी से अकाउंट फॉर करने में आसानी नहीं हो जाएगी? हाँ, इज दैट क्लियर नाउ? डन, डन। बताया तो था बेटा सेम, यहाँ पे जो एग्जाम्पल अपन ने बताया था वही सेम वाला एग्जाम्पल है बेटा। शिप वाला, एयरक्राफ्ट वाला, एयरक्राफ्ट की यूजफुल लाइफ कितनी है की बॉडी की? 40। इंजन पार्ट है, उसकी वैल्यू है हर 5 इयर्स में अपने को चेंज करनी है, 5 साल तक ही चलेगा। हाँ, कुशल हैज अ शॉर्ट टर्म मेमोरी आई गेस, जस्ट किडिंग। ओके, चल, लास्ट कंसेप्ट, नहीं सेकंड लास्ट कंसेप्ट। सर कोई असेट को रिटायरमेंट कर रहे हो, रिटायरमेंट मतलब असेट को अब हम यूज नहीं कर रहे, नहीं कर रहे मतलब आउट ऑफ यूज कर दे रहे। ओ, तो कैन आई से नाउ दिस इज नथिंग बट रिटायरमेंट ऑफ एसेट। हाँ, तो भैया अगर आपने किसी एसेट को रिटायर किया, नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिस्पोजल, डिस्पोजल इज समथिंग एल्स, यू हैव नॉट सोल्ड इट करेंटली, हाँ, यू आर नॉट यूजिंग इट, ओके, मतलब आपने उसको यूज करना बंद कर दिया, दैट इज रिटायरमेंट। और अगर आपने उसको बेच दिया, डिस्पोजल। ओके, दो डिफरेंट थिंग्स हैं। ओके सर, वी अंडरस्टूड। नाउ रिटायरमेंट ऑफ एसेट मतलब एसेट इज आउट ऑफ यूज, आउट ऑफ यूज। ओके, अगर आउट ऑफ यूज कर दिया मतलब एसेट अभी भी आपकी एंटिटी का पार्ट है कि नहीं? सर पार्ट है बट हम उसे यूज नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो फिर आप क्या करो, एसेट को बैलेंस शीट में कैरी करोगे, फेयर वैल्यू और बुक वैल्यू, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, और 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 कोई डिफरेंस अमाउंट आता है उसको पीओरएल में भेज दो। मान लो एक प्लांट है आपको पास, गिवन आपकी कंपनी में है प्लांट, 100 करोड़, 100 करोड़ की उसकी कैरिंग अमाउंट आ रही है, ठीक है, दैट इज द बुक वैल्यू। ओके, आज आपने पता किया उसका फेयर वैल्यू, आज उसको बेचने जाओगे और ये एसेट क्या होगी? आउट ऑफ यूज हो गई, आउट ऑफ यूज हो गई। हाँ, और आज आप इसको बेचने जाओगे, आपको हो सकता है 10 करोड़ रुपए ही मिले। हाँ, तो आप कितने पे बैलेंस शीट पे रखोगे उसको? अभी आपने बेचा नहीं है, आउट ऑफ यूज कर दिया, तो सर 10 पे करोगे या 100 पे करोगे? जल्दी बताओ। 10 पे। सर डिफरेंस कितना आया? 90। ये 90 कहाँ जाएगा? ओके,
बस इतनी सी बात है। यहां तक क्लियर है बच्चों? ओके, लास्ट कंसेप्ट, डिस्पोजल। डिस्पोजल हुआ मतलब असेट बेच दिया, बेच दिया, खत्म, गुड बाय, बाय बाय, टाटा, गया। हाँ, ओके, असेट बेच दिया, बहुत बढ़िया। सर असेट बेच दिया तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि कुछ पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा कि नहीं? हाँ, असेट डी रिकॉग्नाइज हो जाएगा। हाँ, और अकुमुलेटेड डेप्रीशिएशन मतलब जिस दिन तक सेल नहीं हुई, जिस दिन तक सेल हुई है उस दिन तक का डेप्रीशिएशन भी तो बुक से हटा हो गया। हाँ, और जो भी कुछ डिफरेंस बचा उसको पीओरएल में ले जाओगे। और अगर कोई बैलेंस बचा है उस असेट से रिलेटेड, कहां पे? आरआर में। आरआर मतलब रिवैल्यूएशन रिजर्व में, तो उसको ट्रांसफर कर दो ना जनरल रिजर्व में। क्यों? क्योंकि रिवैल्यूएशन रिजर्व में अगर कोई बैलेंस बचा रहा उसका आप यूज नहीं कर सकते, लेकिन उसको ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं जनरल रिजर्व में? क्योंकि वो असेट आप, हमारा असेट नहीं रहा, वो डिस्पोज ऑफ कर दिया हमने, तो इसका बैलेंस हम कहां पे ले जाएंगे? जनरल रिजर्व में, ताकि हम इससे कुछ भी कर सकें, फ्री रिजर्व में ले जा सकें। इज दैट क्लियर? हाँ, बेसिकली असेट तो चली गया, अब ये क्या करेगा? ओके, सो दिस इज हाउ आई हैव मेड कंप्लीटेड all your concepts of accounting standard number 10. I hope this last 46 to 47 minutes आपको काफी हेल्पफुल रहे होंगे। बहुत बड़ा ये था, हमने विद इन 46 मिनट्स में सारे कंसेप्ट कर लिए, और मैंने एक शीट दी हुई है नाटा सर वाली, वो जरूर सॉल्व कर लेना। उसमें मैंने क्वेश्चंस भी मार्क कराए हैं, पीडीएफ में भी सॉरी मेरी ड्राइव में मैं अपडेट कर दूंगा, उसको आप सॉल्व कर लेना। मेरे टेलीग्राम पे भी डाला हुआ है, लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। ओके ओके।